हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, हम डिस्कस करेंगे आज एसएससी जीके जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो 2020 में किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है गाइस, जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ठीक है गाइस, ये हमारा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज 107वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है गाइस, इंडियन साइंस कांग्रेस तो ये कहाँ पे हुई थी? रूरल डेवलपमेंट में, ये बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, तो देखो इंडियन साइंस कांग्रेस एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें देश विदेश से बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में अपन पूरी स्टडी करेंगे। गाइज एक चीज़ आप नोट कर लो कि जो जीके के क्वेश्चन आज के में पूछे जाते हैं वो काफ़ी अंदर से डिटेलिंग में पूछे जाते हैं। आपको केवल क्वेश्चंस नहीं, उसके बारे में टोटल डिटेल जानना जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड फैक्ट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है गाइज, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2020 में हुआ है गाइज। ठीक है, बेंगलुरु शहर में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास। ठीक है, ये इसकी इस बार की थीम थी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या इनॉग्रेशन किया था। किसान विज्ञान कांग्रेस को भी इसके साथ में आयोजन किया गया था इस बार। ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ किसान विज्ञान कांग्रेस। किसान विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो आय को दोगुना करना किसान की, कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण तथा जैव विविधता पर चर्चा हुई। अब यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और कृषि विश्वविद्यालय के बहुत सारे विशेषज्ञों ने भाग लिया था इसमें। उसके बाद अपन भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ठीक है, और इसमें विश्व भर के वैज्ञानिक अनुसंधान विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, इसमें हंगरी, जर्मनी, इंग्लैंड आदि के 6 नोबेल पुरस्कार विजेता भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे ये इवेंट होता है अगर नोबेल पुरस्कार विजेता इसमें आते हैं तो। डीआरडीओ, विज्ञान तकनीकी विभाग है ना, यूजीसी, एआईसीटी, इसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया। अब देखो इसकी स्थापना का 1914 में हुई थी और कम से कम 30,000 लोग, 30,000 वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है वो इसके मेंबर है। ठीक है गाइज, अपन बात करें देखो इसके फर्स्ट कांग्रेस कहाँ पे हुई थी तो 15 से 17 जनवरी कलकत्ता में हुई थी और इसके हेड कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी जस्टिस थे ये। ठीक है, तो 1914 में आपको याद होना है इंडियन कांग्रेस, इंडियन साइंस की शुरुआत हुई थी। तो इसको 100 इस बार 107वीं थी, तो आप अंदाज लगा सकते हो। 107वीं जो हुई थी वो बेंगलोर के GKV कैंपस में हुई थी। 106 जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहाँ पे गाइज मैं वहीं का छात्र हूँ एक तरीके से। ठीक है, इंजीनियरिंग मैंने वहीं से कंप्लीट की है। 105वीं जो हुई थी वो मणिपुर यूनिवर्सिटी में हुई थी। 104वीं जो हुई थी वो तिरुपति है ना, हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश में हुई थी। 130वीं मैसूर में हुई थी। 102वीं जो है मुंबई में हुई थी। 101 जो जम्मू कश्मीर में हुई थी। और 100वीं आपसे पूछ सकता है वो कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है गाइज, और बात करें अगली कहाँ हो सकती है तो अगली पुणे में प्रस्तावित है, पुणे में होगी। ठीक है, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 2021 में। ठीक है गाइस, तो ये था इंडियन इंडियन नेशनल मतलब साइंस कांग्रेस के बारे में। अब बात करें अपन व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th डे ऑफ पोंगल फेस्टिवल। देखो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में कि चौथे दिन जो होता है ना पोंगल फेस्टिवल का, उसको क्या कहा जाता है। अब आपको पोंगल के बारे में पता होते हुए भी आप इस दिन के बारे में नहीं बता पाते हो, ये भी होता है। पोंगल क्या होता है? तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार होता है। 14 से 15 जनवरी को पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल का तमिल में अर्थ क्या होता है? उफान या विप्लव भी होता है। ठीक है, ये मतलब समृद्धि लाने के लिए वर्षा धूप, ठीक है, तो मवेशियों की आराधना की जाती है। ये 1000 साल से भी पुरानी परंपरा है गाइस। ठीक है, और ये केवल तमिलनाडु में नहीं बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, भारत, मॉरिशस, ठीक है, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, बहुत सारे देशों में जहाँ पे तमिल लोग रहते हैं वहाँ पे मनाया जाता है। सरकारी संस्थाओं में इस दिन अवकाश रहता है। 14 जनवरी को उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। आंध्र प्रदेश वगैरह में इसको केरल और कर्नाटक में संक्रांति कहा जाता है केवल। पंजाब में इसको लोहड़ी मनाया जाता है। गुजरात में इसको क्या? उत्तरायण। गुजरात और महाराष्ट्र में उसको उत्तरायण कहते हैं। आपको पतंग उड़ाते हैं, आपको पता ही है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के स्वागत के कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है। ये त्यौहार 4 दिनों का होता है और हर 4 दिनों में इसका नाम अलग अलग होता है गाइस। ठीक है, इस त्यौहार का नाम पोंगल इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य देवता को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वो पगल कहलाता है। ठीक है, और अच्छी तरह उबालना, पोंगल का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ आप बना रहे हो उसको अच्छी तरह से उबालना और फिर सूर्य देवता को भोग लगाना होता है। ठीक है, यह 4 दिन में होता है तो हर एक दिन अलग अलग नाम होता है। पहली पोंगल को गाइज, ये यहाँ से क्वेश्चन अपना बना था, पहली पोंगल को क्या बोलते हैं? इंद्र को समर्पित है और भोगी पोंगल बोलते हैं, BHOGI। ठीक है, भोगी पोंगल ये यहाँ पे लिखा है। और दूसरी पोंगल को क्या बोलते हैं? सूर्य पोंगल बोलते हैं, इसमें सूर्य देवता को समर्पित है ये। तीसरी पोंगल को मट्टू पोंगल बोला जाता है, यह भगवान शंकर काबेल को मतलब समर्पित है।
और चौथी को क्या बोला जाता है, कन्या पोंगल बोला जाता है या कन्नुम पोंगल भी बोलते हैं, तिरुवल्लुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन था गाइज अपना। अब इतना डिटेल में पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक और महत्वपूर्ण काफी इंटरेस्टिंग है, देखा आपको, वेयर डज धनु जात्रा फेस्टिवल, ठीक है, ये धनु जात्रा क्या होता है, ठीक है। ये देखो पहले चीज तो आंसर है बारगढ़ उड़ीसा में मनाया जाता है, लेकिन ये क्या है, काफी इंटरेस्टिंग आपको जानकारी मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थिएटर के रूप में मनाई जाने वाली 11 दिवसीय धनु यात्रा ओडिशा के बरगढ़ में शुरू होते हैं। तो सबसे पहली बात तो दुनिया के गिनीज बुक वर्ल्ड में इसका नाम है, ठीक है। यात्रा भगवान कृष्ण और उनके राक्षस चाचा राजा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है गाइस, ठीक है। बेकायदा वहाँ पे कंस जी बनाए जाते हैं और उनका मतलब उनके आदेशों का पालन किया जाता है। धनु यात्रा क्या होता है, ये एक वार्षिक ड्रामा आधारित ओपन थिएटर है, ठीक है, जिसे बरगढ़ शहर में उसके आसपास मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर थिएटर फेस्टिवल है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है गाइस, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं है ये। वार्षिक त्यौहार 1947-48 से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत स्वतंत्र हुआ था ना, उसके जश्न के रूप में भी इसको देखा जाता है अब, ठीक है। ये आप देखना, यहाँ पे पढ़ना थोड़ी डिटेल। और 2014 में धनु यात्रा को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा भी गाइस मिल चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके मतलब यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लीडर है, कलेक्टर, ठीक है, सीएम वगैरह सब जाते हैं इस त्योहार को मतलब एंजॉय करने के लिए एक तरीके से। और वहाँ पे जो कंस बनाया जाता है ना, उसकी 11 दिन तक केवल उन्हीं का राज चलता है, वो जो बोलते हैं उसको पूरे तरीके से फॉलो किया जाता है। तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया की बात की तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया है, एरिया वाइज बात कर रहे हैं गाइज यहाँ पे, ठीक है। अब अपन पूरा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं इसको गाइज, ये इंग्लिश में रहेगा। अब देखो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने 30 दिसंबर 2019 को एक रिलीज की है, ठीक है, डीपीसी है ना। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, 5188 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लास्ट के 2 साल में बढ़ा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पूरे भारत का ये कितना 25% टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री है ये, ठीक है। उसके बाद बात करें, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 ने क्या कहा है यहाँ पे कि प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। बाइनियल रिपोर्ट होती है ये, है ना, मतलब एक साल में 2 बार निकाली जाती है रिपोर्ट। इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है 3976 किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ ट्री 1212 किलोमीटर स्क्वायर 2 साल में बढ़ा है। इसके हाईलाइट की बात करें अपन तो देखो गाइस, सबसे ज्यादा जो ग्रो कर रहा है ना उसमें कर्नाटक सबसे ज्यादा है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर केरला है। तो ये पहले नंबर पे है, ये फिर दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। आपको याद होना चाहिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला सबसे ज़्यादा ग्रो करने में। उसके बाद कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो हर एक नॉर्थ स्टेट के साथ 8 राज्य आते हैं, उसमें से सब में क्या हो रहा है, कटाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन असम में सब बढ़ रहा है, लेकिन और बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, घट रहा है। ये एक और बताया है। फिर बताया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में भी इंक्रीमेंट है पौधों में, मतलब जो पेड़ पौधों में। उसके बाद बात करें यहाँ पे राजस्थान के बारे में बोला गया है कि इनफर्टाइल जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पे पहले से फर्टिलिटी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे भी ग्रो हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज देखा गया है। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर में भी ग्रो हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी ग्रो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन यहाँ पे तो आप देख सकते हो इसको। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज याद रखने वाली वो ये है कि टॉप 3 स्टेट इन फॉरेस्ट कवर क्या है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला, ये टॉप 3 में है। लेकिन ये कितने परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट में आप बात कर सकते हो, लेकिन जितने सबसे ज्यादा एरिया वाइज बात करें तो कौन है, मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है। तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है गाइस। तो ये आप देख सकते हो एक बार आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हु क्रिएटेड महाबलीपुरम रत्न, है ना, रथ मंदिर। तो अब देखो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है, महाबली किसने बनाया था, ये किंग नरसिंह वर्मन ने बनाया था, पहली चीज तो ये। अब देखो ये महाबलीपुरम है कहाँ पे, ये तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में डिटेल करते हैं। विशाल आकार के कई मंदिर है जो विशाल शिलाखंडों और उत्कृष्ट नक्काशी में काटकर बनाए गए। तो ये एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। यह महान सम्राट राजसिम्हा की एक अवधारणा थी, उन्होंने बोला था इस टाइप के मंदिर होने चाहिए। फिर बाद में किसने बनाए, नरसिंह वर्मन जी ने बनाए, ठीक है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। तो आपको पता है पल्लव, चोल, पांडवा साउथ में राजा थे। गुफा मंदिर भव्य रूप से अर्जुन की कहानी के वर्णन के साथ मूर्तिकला है। 2 शिखर वाले मंदिर जिनके किनारे के मंदिर के रूप में जाना जाता है, इस स्थान के आकर्षण को बढ़ाते हैं। ये देखो भारत के पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी के तट पर तमिलनाडु के चेन्नई के करीब स्थित है ये मंदिर, ठीक है। 7 पगोड़ा बोला जाता है गाइस इसको, आपको पता होना चाहिए कि एक तो होता है ब्लैक पगोड़ा, एक व्हाइट पगोड़ा, एक 7 पगोड़ा। तो 7 पगोड़ा किसको बोला जाता है, महाबलीपुरम के मंदिर को बोला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करें, महाबलीपुरम के लोकप्रिय रथ दक्षिणी सिरे पर स्थित है। महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर इन रथों को पांडव रथ भी कहा जाता है। द्रौपदी और अर्जुन के जो रथ है वो वर्गाकार आकार में है, तथा भीम का जो रथ है वो रेखीय आकार में, ये भी आपसे पूछ सकता है। और धर्मराज का जो रथ है वो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा रथ है, ठीक है। यहाँ पे महाबलीपुरम में कम से कम 40 स्मारक है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे, और ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप एक बार पढ़ना अच्छे से, कि इसमें रथ कहा जाता है, ठीक है, मंडप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 11 मंदिर है उनको, और यहाँ पे कुल 5 रथ और नदी की 3 बड़ी मूर्तियाँ भी है, ठीक है, नंदी जी की। कुल 5 रथ है यहाँ पे, और नंदी की 3 बड़ी मूर्तियाँ, भगवान शिव की बेल, शेर और एक हाथी की भी मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है। बड़ी पहाड़ी की चोटी पर एक संरचनात्मक मंदिर है, थोड़ी दूर पर विजयनगर गोपुरा स्थित है यहाँ पे। उसके बाद अपन बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। तो यूनेस्को आपको पता है कहाँ पे, फ्रांस और पेरिस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये विश्व विरासत धरोहर जो होती है उसको यही मतलब ये करता है, बोलता है, ठीक है, शामिल करता है। और धर्मराज का जो रथ है वो सबसे बड़ा रथ है, ठीक है गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए महाबलीपुरम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, 15वें वित्त मंत्री कौन है। तो देखो गाइस, एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। अब ये आपको पहला और लास्ट पता होता है फाइनली, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो क्या थे, अपना 15वें फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है, भारत सरकार का एक वित्त विभाग होता है, केंद्रीय वित्तीय मंत्री होता है ये। 112 अनुच्छेद के तहत ये क्या करता है, बजट पेश करता है, आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर.के. शंमुखम शेट्टी आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पहली बार संसद में बजट पेश किया था। ये आजाद भारत के थे। आजाद भारत होने से पहले भी एक आदमी था, लियाकत अली करके नाम था उनका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय देश की वित्त मंत्री है, और ये पूर्णकालीन पहली महिला वित्त मंत्री। इससे पहले इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो पूर्णकालीन नहीं थी, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए जाने वाले 20 लाख करोड़ के पैकेज की विस्तृत जानकारी भी अभी कौन दे रही है, निर्मला सीतारमण जी अभी आपको दे रही है, कोविड-19 के बाद में, ठीक है। ये भारत की 37वीं केंद्रीय वित्त मंत्री है, ठीक है। और 2021 का बजट भी मतलब सीतारमण जी ने ही पेश किया था। अब बात करें अपन कि वित्त मंत्री क्या होता है। वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय का मुखिया होता है एक तरीके से। ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है गाइस, तो कैबिनेट मंत्री होता है एक तरीके से ये। संसद में 112 अनुच्छेद के तहत ये बजट पेश करता है, और आर.के. शंमुखम शेट्टी के बारे में हमने बात कर ही ली है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे और डिटेल में कि कौन क्या थे। तो देखो, सबसे पहले जो 14 अगस्त 1947 को जो कार्यकाल था इनका, लियाकत अली खान थे पहले, ठीक है। तो जब कैबिनेट बनी थी उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान। उसके बाद आर.के. शंमुखम शेट्टी जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। फिर जॉन मथाई, तो जब भारत का इंडिपेंडेंस बना था, एक तरीके से गणतंत्र लागू हुआ, उसके बाद कौन थे, जॉन मथाई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अपनों से जो पूछा हुआ है और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी कब थी, 1970 में थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पूछा हुआ है, 15वें वित्त मंत्री थे ये, ठीक है। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री रहे, राजीव गांधी वित्त मंत्री रहे, ठीक है। तो आपको मेन वित्त मंत्री के भी नाम होना चाहिए याद। यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री रहे, मनमोहन सिंह साहब जी वित्त मंत्री रहे, कब, 1991 में। आपको पता है इसी टाइम पे बहुत बड़ी आपात आई थी एक तरीके से, इंडिया के ऊपर में रिसेशन आया था, तो किसने बचाया था, मनमोहन सिंह जी का नाम इसी टाइम पे लिया जाता है। उसके बाद में द फेमस चिदम्बरम जी भी थे, ठीक है। चिदम्बरम जी 2 बार बने फिर यहाँ पे, फिर यशवंत सिन्हा जी बने, फिर मनमोहन सिंह जी 2008 में भी वित्त मंत्री थे, 2008 में भी रिसेशन आया था, ठीक है। 2012 में भी वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो गाइस काफ़ी एक तरीके से इन्होंने डील किया, मतलब मंत्रालय इनके पास में था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, निर्मला सीतारमण जी 2019 में वित्त मंत्री है अभी, ठीक है गाइस। पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में। अपन बात करें गाइस, देखो जब भी वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो हमें लगता है ये एक ही बैंक है, बाकी ये एक बैंक नहीं है। इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। ये डेविड मालपास जी जो है इसके हेड है अभी, ठीक है। देखो विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक एक विशेष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त सदस्य राष्ट्रों को पूर्ण निर्माण और विकास के कार्यों में योगदान देना होता है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। कितने, 5 अंतर्राष्ट्रीय समूह का अपन बात करेंगे इनके बारे में। इनका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में है, ठीक है। 1945 में ये स्थापना हुई थी, और इसका वाक्य जो है वो क्या है, निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। तो जो भी देश निर्धन है उसको ये लोन देती है। अब देखो यहाँ पे जानकारी क्या है इससे रिलेटेड, जब ये बना था तो इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, IBRD नाम था, और एक क्या था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक बाद में नाम पड़ा था इसका, पहले क्या था, IBRD और फिर IMF। और इसका जो हेडक्वार्टर 1944 में बना, ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में था ये। और ब्रेटन वुड्स समिट के में ये चीज़ बनी थी। तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम। यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस ने ये मिलकर बनाया था बाद में।
22 जुलाई 1944 को पहली मीटिंग हुई थी, 44 देश थे इसमें, ठीक है। और ये क्या करता है, विश्वव्यापी संगठन है जो देश संकटों से जूझ रहे हैं उसको हेल्प प्रदान करता है, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है, तो दोनों को मिलकर विश्व बैंक कहा जाता है। उसके अंदर भी बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड है, पूर्व में है ना वाशिंगटन डीसी। ये डीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कितने, 189 सदस्य हैं, ठीक है। और अगर वित्त आपको विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का आपको पहले सदस्य बनना पड़ेगा। अब दोनों में अंतर क्या है, वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, एक तो हो गया वर्ल्ड बैंक, एक हो गया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखो पहला अंतर जो है, विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाएं दोनों के लिए लोन देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही लोन देता है, तो परियोजनाओं के लिए लोन नहीं देता ये। दूसरा बात करें, विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये विकासशील को देता है, इसीलिए इंडिया को लोन मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन जो देश पहले से विकास हो चुके हैं, डेवलप्ड कंट्री, उनको आईएमएफ दोनों को लोन देता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों को देता है, ठीक है। अब देखो अपन बात करें कि जो और भी बहुत सारे संगठन है वर्ल्ड बैंक में शामिल, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, 1944 में ये 189 सदस्य इसके हैं, पहला ये। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके ये 1956 में हुआ था, 184 इसके सदस्य हैं। फिर बात करें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDAB है, ठीक है, ये कब की, ये 1960 में बनी थी, 173 इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंटल डिस्प्यूटेड्स, ये कहाँ पे, 1966 में बनी थी, ये भी इसकी मेंबर है। और 12 अप्रैल 1988 को क्या बना था, एक और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा करके, ये 179 सदस्य देश इसके मेंबर है। तो ये सब मिलके वर्ल्ड बैंक का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं केवल एक ही है, ठीक है। अब बात करें अपन कोविड-19 में क्या किया वर्ल्ड बैंक ने, हमें $1 बिलियन का ऋण दिया है, ठीक है। अब बात कर सकते हो, ये 500 रुपये डालने वाला जो प्रोसेस चल रहा था गरीबों के बारे में, ये इन्होंने दिया है इस बैंक को, ठीक है। बाकी और भी इन्होंने क्या बोला है, इस रिपोर्ट के अनुमान लगाया कि भारत में वित्तीय वर्ष में 1.5 से 2% की वृद्धि होगी, तो ये वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया। उसके बाद बात करें मूडीज, ये भी एक संस्था है जो देती है कितना, 2.5% का अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ में। एक फीच रिपोर्ट होती है, उसने भी अनुमान लगाया 2%। एक एशियाई विकास बैंक है एडीबी, ठीक है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस में, इसने 4% लगाया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सुझाव भी दिया है इन्होंने कि प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए भारत को। उसके बाद नौकरी कार्यक्रमों में सिफारिश की इन्होंने, ठीक है, छोटे और मध्यम, ठीक है, आपको पता ही है यहाँ पे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी आपको मतलब दिवालिया होने से उनको बचाओ, तो ये काम ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के 6 से 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन टोटल मतलब पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू गाइस, और चैनल से जुड़े रहिए।